स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं और पार्ट 2 में आपका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या करेंगे सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की परंपरा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का जो विकास है ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुआ था और ईस्वी सन है 1929। तो साथियों याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है अगर ईस्वी सन पूछे तो याद रखिए 1929 याद रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और हिंदी साहित्य का जो अतीत है इसके रचनाकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी विलियम ग्राउस, ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी हेड्रिक पिंकॉट। तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन गिलक्राइस्ट। याद रखिएगा इनकी जो रचना है जॉन गिलक्राइस्ट की दो रचनाएं हैं, याद रखिएगा ये डिक्शनरी ऑफ एंड हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी ग्रामर, ये दो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आ चुका है। याद रखिएगा जॉन गिलक्राइस्ट जो हैं उनको सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वह जॉन गिलक्राइस्ट से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए बूंदे बारिश, ऑप्शन बी भारत विनय, ऑप्शन सी पुष्पांजलि, ऑप्शन डी पिठवी कल्प। तो बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिठवी कल्प। पिठवी कल्प के रचनाकार कौन है? तो पिठवी कल्प के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर जी हैं जो तार सप्तक के कवि हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख के चमकीले आदि इनकी क्या है? तो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। अब यहाँ भारत विनय, बूंदी बारिश, पुष्पांजलि जो गद्य पद्य मिश्रित है, नेत्रों मिलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, जो प्रसिद्ध रचना है वो है हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। ये दो रचनाएं जो है इनकी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 कवियों यानी लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जिसका समय है 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आ चुका है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो याद रखिएगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जिसके रचनाकार है जॉर्ज ग्रियर्सन और इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था
तो हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है 16 खंडों में प्रकाशित है और इस इतिहास ग्रंथ का जो है वो प्रकाशन किया गया था। कहां से किया गया था, किसने किया था? ऑप्शन ए भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, ऑप्शन बी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, ऑप्शन डी नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, तो इसका सही जवाब है नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है वह 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने। यह भी बहुत ही वीवीआई समझिए तथ्य, प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। इनका पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया और इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोइए हिंदुस्तानी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जॉर्ज ग्रिशन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो सच्चे अर्थों में क्या है? तो हिंदी साहित्य का जो है प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया? तो 952 कवियों को स्थान दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। यानी मिश्र बंधु 3 भाई थे, तो 3 भाई कौन कौन थे? यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में देखिए है, हाई लेवल का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे यार लेक्चरर के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है और इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, मिश्र बंधुओं में सम्मिलित कौन कौन नहीं है, यानी कौन है सम्मिलित वाला देखना है, यानी इसमें देखना है कि असंगत कौन है। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। देखिए राम बिहारी मिश्र तो नहीं थे, तो ये तो ऑप्शन सीधा आपका कट हो गया। अब यहाँ देखिए प्रथम में कृष्ण बिहारी मिश्र, तो कृष्ण बिहारी मिश्र भी नहीं थे, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे, तो ये भी ऑप्शन गया आपका। सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण कृष्ण तो नहीं थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो 3 मिश्र बंधुओं में 3 थे, वो कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसे आप कैसे याद रखिएगा? गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव याद रखिएगा, ये 3 मिश्र बंधु थे। और इनकी जो रचना है, जो प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम क्या है? तो मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में प्रकाशित है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन वर्ष 1914 है और अंतिम भाग का जो प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ कुछ इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि इसे भी आपको याद करना अनिवार्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास याद रखिएगा, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित पूछे तो हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित जो ग्रंथ है वो डॉक्टर नगेंद्र का है, और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किनका है? तो वह रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी और साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो कृष्ण शंकर शुक्ल। द मॉडर्न लिटरेचर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं सभी साहित्य इतिहास ग्रंथ, याद रखिएगा, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के जो रचनाकार है वो कौन है? तो सुमन राजे हैं। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो नीलाभ है। तो ये सभी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है, और इनको भी आपको याद कर लेना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से। यानी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, जो 16 खंडों में है, कितने खंडों में है? 16 खंडों में है। तो उसके प्रथम भाग, यानी 16 खंडों में अर्थात 16 भागों में है, तो प्रथम भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा का विकास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। याद रखिएगा, किसी चीज को अगर इस ट्रिक को अगर आपको याद रखना है कि प्रथम भाग का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हम पढ़ना शुरू करते हैं तो किसी भी पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं तो पीठिका लिखा हुआ अर्थात पढ़ना, यानी हिंदी साहित्य की जो पीठिका है इसका प्रथम भाग का नाम है। और इसका दूसरा भाग का नाम क्या है, तो ये हिंदी भाषा का विकास, ये दूसरा भाग है, याद रखिएगा। तो प्रथम दो भाग और अंतिम भाग को भी अगर याद रखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंतिम भाग जो है हिंदी का लोक साहित्य, इसका क्या है, तो अंतिम भाग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अब यहां पर असंगत विकल्प को चुनिए, असंगत विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास, यह गलत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी है। तो असंगत तो हमको पता चल गया, फिर भी हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। देखिए याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास से इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से सबसे अधिक प्रसिद्ध अगर कोई हिंदी साहित्य के लेखक हैं तो कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर ये तीन सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो इसका गलत जवाब है। तो यहाँ असंगत पूछा था, तो असंगत में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो लेखक है बाबू श्याम सुंदर दास जो है वो विकल्प गलत दिया हुआ था, और इसके लेखक कौन है, तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। नंदुलारे वाजपेयी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नए साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली। इसमें से नए साहित्य नए प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, आधुनिक साहित्य भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, लेकिन जयशंकर प्रसाद बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन कभी अगर आ जाए जयशंकर प्रसाद के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी, बहुत ही भी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। इनमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, बिल्कुल सही है। आगे, इनमें इसके प्रथम तीन भाग संवत 1970 में और चतुर्थ भाग संवत 1991 में प्रकाशित हुए, यह भी सही है। अब देखिए ये संवत में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ, संवत में दिया हुआ है, इसीलिए आप कभी कभी जो विद्यार्थी जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, याद रखते 1900, इनका तो ग्रंथ का जो समय है वो 1913 और 1934 है, प्रथम तीन भाग 1913, लेकिन यह संवत में दिया हुआ है। संवत में तो उसमें 57 वर्ष घटाइएगा तो आपका 1900 कितना आ जाएगा, आपका जो 1913 आ जाएगा, और इसमें भी 57 घटाइएगा तो 1934 आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यह गलत है, क्योंकि मिश्र बंधु विनोद के जो इतिहास ग्रंथ है इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण है। लगभग कितने, तो 5000 कवियों का विवरण है। तो विकल्प ऑप्शन जो असंगत है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी इंसाला खान, ऑप्शन डी सदासुख लाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम क्या कहा, तो हिंदी कहा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, गासा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लेत्रे त्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब निकला। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1888। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1871। याद रखिएगा, इनका जो रचना है
हिंदी से इनका इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोये हिंदुस्तानी का जो दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। अब प्रथम जो भाग है, प्रथम संस्करण के दो भाग थे, जिसका समय है 1839 और 1847 ईस्वी, और इसमें कुल 738 कवि थे, जिसमें से हिंदी के 72 और शेष किसके कवि थे, शेष उर्दू के कवि थे। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि गासा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को स्थान दिया, तो 72 कवियों का स्थान दिया। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने का सर्वप्रथम प्रयास भी गासा दत्तासी ने किया था। गासा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है, तो फ्रेंच भाषा में की है, क्योंकि फ्रेंच विद्वान थे। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय ने ताशी के इसी ग्रंथ को, यानी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के इस ग्रंथ को जो है वो हिंदी में अनुवाद किया, क्योंकि फ्रेंच भाषा में यह ग्रंथ या पुस्तक थी। इसे हिंदी में अनुवाद करके क्या नाम से अनुवाद करके क्या नाम से प्रकाशित कराए, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास, और समय 1952 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य कोश, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य सागर, ऑप्शन डी हिंदी साहित्यगार सारित्र सागर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था, और भूमिका था हिंदी शब्द सागर। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, इसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण है, और सभी ये क्या है, तो हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक सभी ग्रंथ है। अब एक एक करके देखते हैं। तजकीरा ये सुइरा ई हिंदी, इसके रचनाकार कौन है? मौलवी कमरुद्दीन है। भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों जो साहित्यिक ग्रंथ हैं इनके रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है, तो गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के रचनाकार कौन है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मुनि जिन विजय, ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन सी इंकम सिंह तोमर, ऑप्शन डी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया, और ये किस भाषा में है, तो राजस्थानी भाषा में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने, इनमें से किस ऐतिहासिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। ऑप्शन ए इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किशोरीलाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर। देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भी लिखा हुआ मिलता है, और कभी कभी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो दोनों एक ही पुस्तक के नाम है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो इसी पुस्तक को जो है वह किशोरीलाल गुप्त ने इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद कराया, और कितना ईस्वी में, तो समय दिया था उसका जो समय है वो 1957 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, और भी याद रखिएगा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे संबंधित मुख्य तथ्य है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन है, प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ऑप्शन ए 1600 से 1800 विक्रमी संवत, ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रमी संवत, ऑप्शन सी 1500 से 1750 विक्रमी संवत, ऑप्शन डी 1600 से 1850 विक्रमी संवत। इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रमी संवत। अब यहाँ पर इनका जो हिंदी साहित्य को उन्होंने 4 कालखंडों में बांटा है, और 900 वर्षों का इतिहास इसमें है। अब यहाँ पर 4 कालखंड हैं,
प्रथम कालखंड जिसे वो आदि काल और वीर गाथा काल, यानी वीर गाथा काल उन्होंने कहा है, बाद में आदि काल को भी स्वीकार किया है। और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ जाता है कि किस विद्वान ने, किस हिंदी साहित्य के किस लेखक ने दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया है, तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह प्रश्न बिहार स्टेट की परीक्षा में यह प्रश्न जो है पूछ चुका है। तो वीर गाथा काल जिसका समय दिए थे संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल का समय दिए थे संवत 1375 से 1700, रीति काल का समय दिए थे 1700 से 1900, और गद्य काल का जो समय दिए थे 1900 से 1984 विक्रमी संवत। तो ये इनका जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 4 कालखंडों में विभक्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? अब यह नहीं लिखा पूछा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष ने। अब यहाँ ऑप्शन जो है, यहाँ पर डॉक्टर जो नगेंद्र है वो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे हैं, इन्होंने संपादित किए हैं, यानी इनका संपादित ग्रंथ का भी नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो क्या है एक संपादित रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विजेंद्र स्नातक जिनका इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामवर सिंह का दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन का है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बच्चन सिंह, ऑप्शन बी है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है रामशंकर शुक्ल रसाल। यानी यहाँ पर जो प्रश्न है इसको समझ लेंगे, इनमें से किस साहित्यकार ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य में गद्य को, यानी हिंदी साहित्य के गद्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा? कला काल किसने कहा? उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अर्थात रीति काल को कला काल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डॉट डॉट डॉट, अब यहां पर समझिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, ऑप्शन ए हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व को प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का तो इसका जवाब आप दे देंगे। तो रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक दृष्टि जो है वो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल कर्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल या संक्रांति काल? अब यहाँ ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से देखना है, इसके आधार पर देखना ऐतिहासिक कालक्रम, तो उसके आधार पर रीतिकाल जो है वो असंगत है। क्या है? असंगत है। अब ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि को भी देख लेते हैं, आदिकाल, मध्यकाल जिसे पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल भी का 2 भागों में है, और संक्रांति काल, ये ऐतिहासिक काल कर्म की दृष्टि है, आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं
प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर उनका नामकरण किया है? तो प्रवृत्ति के आधार पर अगर नामकरण की बात हो तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें उन्होंने किस पद्धति को अपनाया है? तो विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, और 900 वर्षों का इतिहास है, और ये 900 वर्षों में उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किए हैं, और उन्होंने कालखंडों का जो नामकरण है वो 4 कालखंडों का नामकरण भी है, और उनका जो समय निर्धारित किए हैं वो विक्रमी संवत में निर्धारित किए हैं, और दोहरा नामकरण की भी पद्धति को अपनाए हैं, और आदिकाल को वीरगाथा काल के हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों को जानना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो गारसादा तासी है, और गारसादा तासी कौन विद्वान के रूप में प्रसिद्ध है? फ्रेंच विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं, और इसकी भाषा क्या हो जाएगी? तो फ्रेंच भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सूची में अंकित नामों को सूची 2 से मिलान करना है। सूची में अंकित जो नाम है सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया। तो पहला का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, पहला का चौथा। चारण काल किसने कहा? तो संधि और चारण काल तो राम कुमार वर्मा ने कहा। सिर्फ चारण काल की बात हो तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। तो दूसरा का तीसरा हो जाएगा, यानी पहला का चौथा, दूसरा का क्या हो जाएगा? तीसरा। प्रारंभिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, तीसरा का दूसरा हो जाएगा। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो चौथा का पहला हो जाएगा। अब ऑप्शन मिलाते हैं, पहला का चौथा, पहला का क्या है? चौथा है। तो पहला का चौथा 2 में दिया हुआ है। अब दूसरा का क्या है? तो दूसरा का तीसरा है, दूसरा का तीसरा यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि तीसरा का दूसरा भी है और चौथा का पहला भी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अक्सर ऐसा ही प्रश्न आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में या फिर ये प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो उसकी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है। तो आदिकाल का नामकरण के आधार पर देखिए किसने आदिकाल को क्या कहा है। तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल को संधि व एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। और सिद्ध और सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं डॉक्टर निर्मला जैन, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? तो नंदुलारे वाजपेयी है। इस प्रश्न को हम बता चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रह करता है। कविता कौमुदी के क्या है? संग्रह करता है। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है हिंद कविता कौमुदी, जिसमें 15,000 से अधिक लोक गीतों का जो है ये संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों में सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि क्या है? तो सम्मिलित है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदवादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक के 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा, और ये भी आई है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो ऐसा आता इस प्रकार से भी प्रश्न दे देता है, मिलन, पथिक और स्वप्न के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इन सभी खंड काव्यों के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का भी संकलन और संपादन किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ये प्रश्न आपको पूछ चुके हैं,
इस प्रश्न में, उसमें प्रश्न में था इसमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं में है, अब यहाँ शामिल नहीं है। तो आपको बताए थे गणेश श्याम सुखदेव बोले थे, गणेश श्याम सुखदेव, तो गणेश श्याम सुखदेव, तो केशव बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, यानी मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ाई लगातार कर रहे हैं वो तो देखते ही जान गए होंगे, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक जो है वो गोरखनाथ को माना। किसे माना? गोरखनाथ को। गोरखनाथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो गोरखनाथ को नाथ साहित्य, अगर आप आदिकाल पढ़िएगा तो उसमें आप नाथ साहित्य पढ़ेंगे, तो गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बाढ़वाल ने गोरखबाणी नाम से, किस नाम से? तो गोरखबाणी नाम से संपादित किया है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम क्या माना जाता है? तो कवि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सबसे पहले किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधुओं ने या रामचंद्र शुक्ल ने? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? इनमें से देखना है, इनमें से सबसे पहले किसने की है। तो अगर इनमें से चलिएगा तो इनमें से सबसे पहले किनका हो जाएगा? तो शिव सिंह सेंगर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी का, श्याम सुंदर दास जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किनका है? तो श्याम सुंदर दास जी की है। अब हिंदी शब्द सागर की भूमिका सोचकर आप रामचंद्र शुक्ल जी को आप टिक भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका होगा तब रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर एक संपादित ग्रंथ है और इसके जो पूछा गया है तो इस ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो याद रखिएगा श्याम सुंदर दास जी द्वारा, और यह काशी नागरिक प्रचारणी द्वारा क्या है? तो प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है और प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो प्रकाशन वर्ष है। और ये तीनों पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और हिंदी साहित्य का अतीत जिसके दो भाग हैं, प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष 1959 और द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष 1960 है। और इसके रचनाकार हैं, इनके इतिहास जो इतिहासकार हैं, इसका रचना करने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। आगे बढ़ते हैं, इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी रचना की है, यानी किसने की है? तो ऑप्शन सी गारशद तासी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भक्ति काल का नाम, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? यानी भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को क्या कहा है? तो पूर्व मध्यकाल कहा है। याद रखिएगा पूर्व मध्यकाल कहा है। अब यहाँ देख लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में बांटा। प्रथम काल खंड को आदिकाल कहा और समय इन्होंने ईस्वी सन में इन्होंने निर्धारित किया। तो आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी माने, और भक्ति काल के इन्होंने क्या कहा था? तो पूर्व मध्यकाल कहा था, और समय 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के उन्होंने क्या कहा था? रीतिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल कहा, और आधुनिक काल को उन्होंने आधुनिक काल ही कहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित किए हैं, ऑप्शन ए है संवत 1890,
से सम्मत 1925, ऑप्शन बी सम्मत 1791 से सम्मत 1889, ऑप्शन सी सम्मत 1890 से सम्मत 1925, और यहाँ पर सम्मत यहाँ सन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक सम्मत में एक सन में है, यहीं पर कंफ्यूजन है। सम्मत 1791 से सन 1889, अब यहाँ सम्मत है सन है, तो सम्मत 1890 से सम्मत 1925 ये क्या है, बिल्कुल इसका क्या है, परिवर्तन काल का सही समय है मिश्र बंधुओं के अनुसार। अब यहाँ मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है, समय है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 काल खंडों में बांटा है, यानी 5 भागों में बांटा है। प्रथम कालखंड जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं उसे उन्होंने प्रारंभिक काल कहा, और इसे भी 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। मध्यकाल को उन्होंने भी 2 भाग में बांटा, फिर उसके बाद इन्होंने रीति काल को क्या कहा, तो रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा, उसे भी 2 भागों में बांटा। उसके बाद आधुनिक काल को उन्होंने परिवर्तन काल कहा, और उसके बाद फिर वर्तमान काल भी दिया। तो कुल मिलाकर मिश्र बंधुओं ने 4 कालखंडों में बांट दिया है। अब यहाँ कंफ्यूजन कर दिए इन्होंने, वर्तमान काल और परिवर्तन काल जो है, रीति काल के बाद वर्तमान काल आता है, जिसे वर्तमान काल को भी इन्होंने क्या किया, 2 भागों यानी 2 अलग अलग समय के अनुसार नाम दे दिए हैं, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। लेकिन अगर पूछ दे परीक्षा में कि मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या कहा, तो याद रखिएगा वर्तमान काल कहा। क्या कहा, वर्तमान काल कहा, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। ऑप्शन ए 1850 से 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी, ऑप्शन डी 1800 से 1850 ईस्वी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन
नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में देवनागरी लिपि से निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो आपको देवनागरी लिपि से हमेशा एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। आज हम इस क्लास में जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुके हैं देवनागरी लिपि से, उन प्रश्नों को भी देखेंगे और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इस क्लास को पढ़ने के बाद आप देवनागरी लिपि से आपका कोई भी तथ्य आपका जो है नहीं छूटेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं देवनागरी लिपि से एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुई? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि या रोमन लिपि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी किस नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में देवनागरी लिपि से निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे। तो आप जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं में देवनागरी लिपि से एक या दो प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में होती हैं। तो आज हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, देवनागरी लिपि से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो यह जो क्लास है यह एमसीक्यू क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी भी प्रश्न आ चुके हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावे आज हम इस क्लास में देवनागरी लिपि का निचोड़ एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुई है? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी है ब्राह्मी लिपि या ऑप्शन डी है रोमन लिपि। तो सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 2 है, देवनागरी लिपि यानी देवनागरी जो है किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक? सही जवाब है अक्षरात्मक। वर्णात्मक लिपि कौन है? तो रोमन लिपि जो है वो क्या है? वर्णात्मक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी को राज